ओके क्लास, लास्ट लेक्चर में हम पढ़ रहे थे कॉन्स्ट्रेंट्स के बारे में। एसक्यूएल की कॉन्स्ट्रेंट्स क्या है, आज हम उन्हीं को फर्दर कंटिन्यू करेंगे कि वो कॉन्स्ट्रेंट्स कैसे यूज़ होती है और उनके लिखने का सिंटैक्स क्या है। ओके, ये हम पढ़ चुके हैं लेक्चर और ये भी कॉन्स्ट्रेंट्स डिफाइन कर चुके हैं। प्राइमरी कॉन्स्ट्रेंट्स का हमने सिंटैक्स पढ़ लिया था और इसकी हमने एग्जांपल भी देख ली थी कि प्राइमरी की कॉन्स्ट्रेंट क्या होती है। ये कस्टमर का टेबल दिखाया हुआ है जिसमें कस्टमर आईडी, लास्ट नेम, फर्स्ट नेम, एड्रेस, सिटी, स्टेट, जिप कोड और फ़ोन नंबर बताया हुआ है। ये कस्टमर की आईडी लिखी हुई है, उनका नाम और ये सारा का सारा रिकॉर्ड उसका डिस्प्ले कराया हुआ है। अब यूनिक की कॉन्स्टेंट क्या करती है, स्पेसिफाइज दैट द कॉलम मस्ट हैव अ डिफरेंट वैल्यू इन एवरी रो ऑफ टेबल। यूनिक कॉन्स्टेंट ने ये मस्ट स्पेसिफाई करना है कि हर जो रो में रिकॉर्ड है वो दूसरी रिकॉर्ड से डिफरेंट है। कोई भी दो रिकॉर्ड रोज़ में सिमिलर रिकॉर्ड नहीं हो सकता। इसके लिखने का सेंटेक्स क्या है, क्रिएट टेबल का कीवर्ड, फिर आपके टेबल का नाम, फिर आपने जो भी कॉलम उसमें डिफाइन करने वो कॉलम और कॉन्स्टेंट और आगे कीवर्ड क्या लिख देना है, यूनिक। फॉर एग्जांपल मैंने लिखा क्रिएट टेबल स्टूडेंट और यहाँ पर क्या लिख दिया, उसका फ़ोन नंबर, कॉन्स्टेंट और यहाँ पर लिख दी यूनिक। क्या हर स्टूडेंट का दूसरे टेबल से जो फ़ोन नंबर है वो यूनिक होना चाहिए। इसने क्या बनाया हुआ है, क्रिएट टेबल पैसेंजर्स कॉपी, उसने पैसेंजर नंबर लिखा हुआ है, उसकी डाटा टाइप टेक्स्ट रखी है, उसकी लेंथ 20 और कॉन्स्टेंट लगा दी यूनिक। ये जो आपने नेम और कॉन्स्टेंट ना, ये ऑप्शनल है, ये आप लिखें या फिर ना लिखें। आप कॉन्स्टेंट का कीवर्ड और यूनिक जो कॉन्स्टेंट का नाम है वो लिख दें तो आपकी कॉन्स्टेंट जो है वो लग जाएगी सिस्टम में। अ नल वैल्यू मीन्स दैट नो डाटा वॉज एंटर, दिस इज डिफरेंट फ्रॉम अ जीरो स्पेस करेक्टर टैग। नल वैल्यू का मतलब कि सिस्टम में आपने कोई डाटा एंटर नहीं किया, ना वो जीरो है, ना वो स्पेस है, ना वो टैब करेक्टर। एक्चुअली जो जीरो और जो स्पेस है वो टैब करेक्टर है, वो क्या है, डाटा आपके सिस्टम के अंदर एंटर है। नल का मतलब आपने सिस्टम में एम्प्टी छोड़ा, कुछ भी उसमें डाटा एंटर नहीं किया। द प्रॉब्लम ऑफ नल वैल्यूज, a null is often ambiguous. It could mean the column value is not appropriate for the specific row. The column value is not decided. The column value is unknown. Each may have efficiently entirely different implementation. Not null क्या है, null represent absence of data. Not null means can not be left empty. Not null का मतलब कि आपने वो field अब empty नहीं छोड़नी, उसमें must आपने कोई ना कोई data enter करना है। असेस कॉल दिस रिक्वायर्ड प्रॉपर्टी, हम उसको क्या कहते हैं, एक रिक्वायर्ड प्रॉपर्टी सिस्टम की कि आपने उसमें डाटा एंटर ही करना है। फोर्सेस द यूजर टू एंटर सम वैल्यू इन अ पर्टिकुलर कॉलम, आपको फोर्स करते हैं कि आपने इस कॉलम में अगर एम्प्टी छोड़ा डाटा तो आप नेक्स्ट रिकॉर्ड जो है वो सिस्टम में एंटर नहीं कर सकते, आप नेक्स्ट स्टेप में मूव नहीं कर सकते। जिस तरह आप फॉर्म फिल्स कर रहे होते हैं यूनिवर्सिटी में अप्लाई करने के लिए, फॉर एग्जांपल आप सबने ऑनलाइन फॉर्म अगर फिल किया है, उसमें अगर आपने अपना CNIC नहीं डाला तो आपको कहेगा कि प्लीज़ आप 14 डिजिट CNIC नंबर एंटर करें, नहीं तो आप आगे पेज पे मूव नहीं कर सकते नेक्स्ट स्टेप। इसका सेंटेक्स क्या है, क्रिएट टेबल स्टूडेंट, स्टूडेंट आईडी इंटीजर, लेंथ उसकी 5, नॉट नल कि स्टूडेंट आईडी वाला जो कॉलम है वो कभी भी खाली नहीं होगा, हर स्टूडेंट के पास मस्ट कोई ना कोई आईडी होनी चाहिए। एग्जांपल इसकी दी हुई है, क्रिएट टेबल पैसेंजर, पैसेंजर का एक टेबल बनाया है जिसमें नेम वाला एट्रीब्यूट टेक्स्ट डाटा टाइप करा का है, 15 उसकी लेंथ रखी है और नॉट नल के नाम जो है वो किसी भी पैसेंजर का खाली नहीं होना चाहिए, हमें नाम मस्ट डिस्प्ले होना चाहिए पैसेंजर का। डिफ़ॉल्ट कॉन्स्टेंट क्या करती है, इट इज़ यूज्ड व्हेन द नो वैल्यूज हैज़ बीन स्पेसिफाइड एंड नल शुड नॉट बी अलाउड। जब आपने सिस्टम में कोई वैल्यू नहीं डिफाइन की तो सिस्टम जो है वो बाय डिफ़ॉल्ट वैल्यू उठा लेता है। जिस तरह मैंने आपको लेंथ की एग्जांपल दी थी कि अगर आपने लेंथ की कोई वैल्यू नहीं दी हुई, फॉर एग्जांपल इंटीजर के साथ 5 डिजिट्स के कैरेक्टर जो है वो उठाए, सिर्फ उसकी लेंथ 5 है तो सिस्टम बाय डिफ़ॉल्ट वैल्यू उठाता है। इसी तरह हम जब डिफ़ॉल्ट कॉन्स्टेंट उठाते हैं तो मैं ये चाहती हूँ कि जो सेक्शन वाला कॉलम है आप लोगों की क्लास का वो लिखा है BSCS4 सबका। अब आप बजाय इसके कि आप लोग हर दफ़ा बार बार BSCS4 हर स्टूडेंट एंटर करें और अपनी मर्जी के सेंटेक्स में एंटर करें, मैं क्या करूँगी सेक्शन में बाय डिफ़ॉल्ट लिख दूँगी BSCS4 कि जब भी बच्चे जो है डाटा फॉर्म में फिल करने लगे तो सेक्शन में बाय डिफ़ॉल्ट BSCS4 लिखा हुआ आ रहा हो। डिफ़ॉल्ट डेफिनेशन, द डिफ़ॉल्ट डेफिनेशन प्रोवाइड्स द वैल्यू दैट विल बी स्टोर्ड इन अ कॉलम इफ द यूज़र डज नॉट स्पेसिफाई एनी वैल्यू। कब होगा, जब यूज़र ने कोई वैल्यू स्पेसिफाई नहीं की तो बाय डिफ़ॉल्ट उस पर क्या लिखी आएगी, BSCS4। और अगर आप में से कोई स्पेसिफाई कर देता उस पर लिख देता है BSCS4A और BSCS4B, तो वो वैल्यू BSCS4A और 4B आनी शुरू हो जाएगी। अदरवाइज़ वहाँ पर क्या लिखा आएगा, BSCS4, क्योंकि मैंने उसकी डिफ़ॉल्ट वैल्यू क्या सेट की हुई है, BSCS4 कि अगर कोई नहीं देता वैल्यू तो उसकी जगह ये बाय डिफ़ॉल्ट वैल्यू लिखी हुई नज़र आती है। क्रिएट टेबल, टेबल का नाम, फॉर एग्जांपल क्रिएट टेबल स्टूडेंट। सेक्शन, कॉलम का नाम मैंने क्या लिखा है, सेक्शन, उसकी डाटा टाइप मैंने क्या लिख दी है, वारचार, उसकी लेंथ लिख दी है 5। डिफ़ॉल्ट वैल्यू में मैंने यहाँ क्या लिख दिया, BSCS4। क्या इसकी एग्जांपल दी हुई है, क्रिएट टेबल एम्प्लॉय, एम्प्लॉय का टेबल बनाओ जिसमें एम्प्लॉय CD यानी कि एम्प्लॉय ID टेक्स्ट रखो, उसकी 4 कैरेक्टर रखो, और एम्प्लॉय का नेम टेक्स्ट रखो और उसके 4 कैरेक्टर रखो। एम्प्लॉय का ग्रेड टेक्स्ट रखो
और उसके 2 करेक्टर रखो, और उसकी एच आर ए एक एट्रीब्यूट का नाम है, और उसकी डाटा टाइप टेक्स्ट रखो, और उसकी लेंथ टेक्स्ट रखो, और डिफ़ॉल्ट में लिख दो नॉट एप्लीकेबल। डिफ़ॉल्ट में उसके पास क्या लिखा है, नॉट एप्लीकेबल लिखा है, अगर इसमें से कोई भी वैल्यू किसी यूज़र ने एंटर नहीं की। ओके, चेक कांस्टेंट क्या करती है, चेक फॉर द प्रेजेंस ऑफ पर्टिकुलर वैल्यू और इट्स एब्सेंस। क्या करती है, चेक करती है कि क्या वो वैल्यू यूज़र ने एंटर की भी है या नहीं की, क्या वो वैल्यू एग्जिस्ट करती है सिस्टम में या नहीं। ये मेरी चेक कांस्टेंट काम करती है। स्टार्ट्स विद ए, एंड्स विद अ नंबर, डज नॉट कंटेन। ऐसी एग्जांपल दी हुई है कि क्या जो नेम वाले अल्फ़ाबेट्स हैं वो ए से स्टार्ट हो रहे हैं, क्या वो किसी नंबर में एंड हो रहे हैं, क्या उनमें ये वाला सिंबल है, ये सब क्या है, चेक कांस्टेंट। फॉर एग्जांपल मैं चेक करूँ कि सेक्शन जो है वो BSCS4A ही है या नहीं, ये मैंने एक चेक कांस्टेंट लगाई हुई है। ओके, सैम्पल वैलिडेशन रूल क्या है, ग्रेटर देन और लेस देन ज़ीरो प्लीज़ एंटर अ नॉन ज़ीरो वैल्यू। इसका क्या मतलब कि ज़ीरो के अलावा आप कोई भी वैल्यू एंटर कर दें, ज़ीरो और लेस देन 25, प्लीज़ एंटर ज़ीरो और नंबर ग्रेटर देन 25। नाउ डाटा मस्ट बी अर्लियर देन टुडे, आज के डेट्स के अलावा सारा डाटा एंटर कर दें। ओके, ये जो सारी एग्जांपल दी हुई है स्पेसिफिक वैलिडेशन रूल है, यहाँ पर पढ़ लें तो आपको पता लग जाएगा कि इसमें किस तरह वैलिडेशन लगती है। चेक कॉन्स्टेंट के लिए फॉरन की क्या है, to preserve relationship you may need to create a foreign key. A foreign key is a primary key from the one table placed into another table. This key is called the foreign key in the table that received the key. क्या है एक्चुअल foreign key, जो हम पहले भी पढ़ चुके हैं कि एक टेबल की प्राइमरी की जब किसी दूसरे टेबल में जाके foreign key बनती है तो मेरे पास क्या हो जाती है, एज अ रेफरेंशियल इंटीग्रिटी क्रिएट हो जाती है। यानी एक टेबल की फॉरेन की हम उठाते हैं डिपार्टमेंट आईडी में से, डिपार्टमेंट आईडी वाला कॉलम प्राइमरी की है वो हमने उठा के क्या किया, कोर्स आईडी वाले कॉलम में भी रख दिया, कोर्स वाले टेबल में भी रख दिया, लास्ट कॉलम डिपार्टमेंट आईडी के। तो जो कोर्स के टेबल में डिपार्टमेंट आईडी आ गया वो फॉरेन की है, और जो डिपार्टमेंट के टेबल में डिपार्टमेंट आईडी वो मेरे पास क्या है, प्राइमरी की है। ये एग्जांपल दी हुई है प्रोजेक्ट की टेबल की और मैनेजर की टेबल की। प्रोजेक्ट के पास प्रोजेक्ट आईडी भी है, प्रोजेक्ट नेम भी, और मैनेजर आईडी भी। मैनेजर वाले टेबल में मैनेजर आईडी भी और मैनेजर नेम भी है। अब आपको ये नज़र आओगा ये मैनेजर आईडी यहाँ पर भी पड़ा हुआ है, इसका क्या मतलब, प्रोजेक्ट के पास ये जो मैनेजर आईडी पड़ा ये फॉरेन की है, और मैनेजर के टेबल में ये जो मैनेजर आईडी पड़ा है ये मेरे पास क्या है, प्राइमरी की है। ये समझ आ गई कि सबको कि फ़ॉरेन की बनी कैसे। ये मैनेजर आईडी यहाँ पर क्या थी, प्राइमरी की, यहाँ पर आगे क्या बन गई, फ़ॉरेन की, क्योंकि इसके जितने सारे एट्रीब्यूट्स हैं ये मैनेजर आईडी जो है ये इन सबको एक्सप्लेन कर रही होगी, मैनेजर नेम को। प्रोजेक्ट आईडी प्रोजेक्ट की डिटेल को एक्सप्लेन कर रही होगी, मगर ये मैनेजर किस प्रोजेक्ट का है वो किस तरह पता लगेगा, इस मैनेजर आईडी से पता लग जाएगा। ये देखो ये बता रहा है कि मैनेजर आईडी प्राइमरी की है, और यहाँ पर आगे क्या बन गई है, फ़ॉरेन की बन गई। इसी तरह डिपार्टमेंट और एम्प्लॉय के बताए, डिपार्टमेंट के पास डिपार्टमेंट आईडी है, नेम है और लोकेशन है। एम्प्लॉय के पास एम्प्लॉय आईडी है, डिपार्टमेंट आईडी और एम्प्लॉय का नेम है। अब डिपार्टमेंट आईडी यहाँ पर प्राइमरी की और यहाँ पर आगे क्या बन गई है, फॉरेन की। जो टेबल को यूनिकली डिफाइन करती है उसमें प्राइमरी की रहती है, और जिस दूसरे टेबल में वो कॉल हो जाती है वहाँ पर आके क्या बन जाती है, फॉरेन की बन जाती है। यहाँ पर प्राइमरी की है और यहाँ पर आके क्या बन गई, फॉरेन की। Okay, referential integrity states that the every value of the foreign key must match the value of the primary key. Referential integrity condition ही ये है कि जो आपकी प्राइमरी की वाले टेबल में सारा डाटा पड़ा है सेम ही आपके फॉरेन की वाले टेबल में वो सारा का सारा डाटा होना चाहिए, उसकी हर एक वैल्यू जो है वो मैच करनी चाहिए। ऐसा नहीं होना चाहिए कि प्राइमरी की वाले टेबल में कुछ वैल्यूज हैं और वो फॉरेन की वाले टेबल में नहीं होंगी। इफ़ एम्प्लॉय आई डी इज इक्वल्स टू 4 हैज़ द डिपार्टमेंट आई डी इज इक्वल्स टू 7। फॉर एग्जाम्पल इसे ये कहा हुआ है एम्प्लॉय आईडी 4 है और उसके पास डिपार्टमेंट आईडी क्या है, 7 है। अब फॉरेन की डिपार्टमेंट आईडी क्या है, फॉरेन की। अ डिपार्टमेंट विद डिपार्टमेंट आईडी 7 मस्ट एग्जिस्ट एंड नो अदर डिपार्टमेंट में हैव डिपार्टमेंट आईडी 7। तो कहने का मतलब ये कि इस डिपार्टमेंट वाले टेबल में डिपार्टमेंट आईडी 7 मस्ट होनी चाहिए, और ये जो डिपार्टमेंट आईडी 7 होगी ये इस पूरे डिपार्टमेंट को यूनिकली आइडेंटिफाई करी होगी, और किसी और के पास डिपार्टमेंट आईडी 7 नहीं होगी। एक ही दफ़ा डिपार्टमेंट आईडी 7 का रिकॉर्ड होगा, और वो यहाँ पर भी फिर हमारे पास अवेलेबल होना चाहिए। ओके, अनदर परस्पेक्टिव ये है द वैल्यू ऑफ अ फॉरेन की एम्प्लॉय आईडी इन द इक्विपमेंट मस्ट एग्जिस्ट एज अ प्राइमरी की वैल्यू ऑफ एम्प्लॉय आईडी इन एम्प्लॉय। यही बता रहा है कि अगर एम्प्लॉय आईडी एक टेबल में एग्जिस्ट कर रही है और उसके साथ डिपार्टमेंट आईडी आपने फॉरेन की ली हुई है, तो वो जो डिपार्टमेंट आईडी फॉरेन की ली हुई है उसकी सिमिलर मैचिंग वैल्यूज़ जो हैं वो आपके पास एम्प्लॉय वाले टेबल में पड़ी होनी चाहिए। दिस इज़ ऑल अबाउट रेफरेंशियल इंटीग्रिटी एंड कॉन्स्टेंट्स। ये सारी आपकी कॉन्स्टेंट्स खत्म हो गई। इसके अलावा भी हम जो कॉन्स्टेंट्स पढ़ेंगे वो हम लैब में कवर करेंगे। इसे नेक्स्ट लेक्चर हमारा व्यूज़ का है, नॉर्मलाइजेशन का, और देन हमारे पास एक ERD का, उसके बाद आपका कोर्स ख़त्म हो जाएगा।
थैंक यू।